नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन, जबकि आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की और साथ साथ आज अदरवाइज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। मार्केट एक रेंज के अंदर ही था पूरे दिन, आज बिल्कुल फ्लैट कामकाज, लैकलस्टर मूवमेंट कह लीजिए। जबकि निफ्टी में एक दायरे के अंदर कामकाज था, निफ्टी बैंक के अंदर एक दायरे के अंदर कामकाज था। आईटी इंडेक्स आज थोड़ा स्टार परफॉर्मर था, 1.5% के आसपास की बढ़त वहाँ देखने को मिल रही थी। लेकिन अदरवाइज आज पूरा मार्केट से मोरलेस रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। आज अर्निंग के लिहाज से, कैश मार्केट के अर्निंग के लिहाज से बड़ा दिन था, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अर्निंग्स आने हैं कैश मार्केट में। और जो अर्निंग्स बचे थे उस लास्ट आर के जो अर्निंग्स हैं वो आएंगे आज। आज प्रेशर द मेटल में वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद यहाँ फैसला जो आया था कि 2005 से सभी कंपनियों को जो पेनल्टीज़ एंड ऑल है वो देनी होगी, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। ऑटो, ऑयल एंड गैस, यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की खरीदारी थी, बैंक्स में प्रेशर था, आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, लार्ज कैप में स्पेशली। बाकी तो एक रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अर्निंग्स अवेटेड हैं जो कैश मार्केट की अर्निंग्स हैं, प्लस कल से मतलब कल के बाद जो कल इंडिपेंडेंस डे है, उसके बाद फिर फ्राइडे का एक सत्र होगा और उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी है। तो मार्केट एक लैकलस्टर मूवमेंट में ही रहेगा, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक होता है और इन्वेस्टर्स मिसिंग होते हैं। सो इसलिए शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आए ना ज़्यादा, लेकिन एक दायरे के अंदर ही बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मोर लेस मिड कैप भी ½ % नीचे, फ्लैट टू नेगेटिव, एडवांस डिक्लाइन डिक्लाइंस के फेवर में, स्मॉल कैप भी नीचे, एफ&ओ में भी जो एडवांस डिक्लाइन और डिक्लाइन के फेवर में था। सो बहुत हद तक बाजार दायरे में बहुत बिना मूवमेंट के, और ठीक है, कामकाज हो रहा है जैसा हो रहा है, हल्का फुल्का कामकाज था। 30 में से 16 शेयर सेंसेक्स के करीब हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी, अदानी समूह चल रहा था, एचडीएफसी थोड़ा वापस आया, आरती इंडस्ट्रीज आज फिर प्रेशर में था थोड़ा बहुत, एचएल के नंबर आए, नंबर के बाद नीचे आया, पिरामल ख़राब नंबर, एक्सीडेंट हुआ भयंकर, 10-11% नीचे था। लाइकवाइज वोडाफोन आइडिया थोड़ी बहुत खरीदारी थी, चेन्नई पेट्रो 8% ऊपर था, एनएससी के टॉप 500 गेनर्स में उसका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा, अच्छी खरीदारी वहाँ देखने को मिली। लाइकवाइज और संवर्धना मदरसन नंबर्स के बाद जो एनालिस्ट कॉल हुई 2.5% के आसपास तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। डीवी स्लैब 4% के आसपास टूटता हुआ दिखाई पड़ा। हीरो मोटोकॉर्प नंबर के बाद 3-4% टूटता हुआ दिखाई पड़ा। सो ऐसे अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग ट्रिगर मार्केट में कर रहे हैं, जिसके हिसाब से आज कुछ मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है अंकुर गुप्ता साहब का। हेलो सर, हैविंग बजाज फिनेंस 67-27 के दाम पर 25 शेयर, हेवेल्स 25 शेयर, एलटीआईएम 18 शेयर, यूनाइटेड स्पिरिट्स 75 शेयर, एंजल वन 40 शेयर, सीएट 40 शेयर, एस्ट्रल इतना। सर इतने सारे नाम तो मैं नहीं बोल सकता, तो पूरा पोर्टफोलियो भेज रहे हो। लेकिन इन सब में अगर कोई एक स्टॉक जिसको आपको रीथिंक करने की ज़रूरत, सिर्फ एक स्टॉक, वो एंजल वन है। बाकी किसी स्टॉक को आपको रीथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सबके नंबर सब्सटेंशियली गुड और कंपनियां बहुत अच्छी हैं, नीचे आए आप ऐड भी कर सकते हैं। एंजल वन के केस में क्योंकि चला बहुत एग्जॉर्बिटेंट है तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के शेयर, और अच्छा गेन अगर आपको मिल रहा है तो आप वहाँ थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए। फ्री के शेयरों को रख सकते हैं, रख लीजिए, लेकिन बाकी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप आराम से बने रह सकते हैं। फॉल्स मिल है, आप वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। कंपनियाँ सारी बेटर हैं, बट एक के केस में आप थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी को रीवर्क कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर व्यू ऑन एनएचपीसी, मोर डिप एक्सपेक्टेड। देखो रितेश सर, पीएसयूज़ के केस में वैल्यूएशन सस्ते थे, फिर थोड़े महंगे हुए, फिर बहुत महंगे हुए, लेकिन प्राइवेट के सामने वो सस्ते ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि पीएसयूज़ कभी बहुत महंगे नहीं होते हैं वैल्यूएशन वाइज। आज वो जो लिस्ट ट्वीट की है मैंने, इसमें 15 कंपनियाँ सस्ती और 15 कंपनियाँ महंगी हैं एनएससी 100 की, उसमें बहुत सारे पीएसयू हैं। पीएसयू इसलिए कि पीएसयू हमेशा ही सस्ते रहते हैं। सो इस उम्मीद में मत रहना कि ये बहुत महंगे कभी होंगे, नहीं, ये बहुत महंगे कभी नहीं होते। इनके बेस्ट मल्टीपल 30-35 ही होते हैं, बारिंग फ्यू जो एक्सेप्शनली भागे हैं। सो एनएचपीसी या किसी भी पीएसयू के लिए आप अगर लेटर पार्ट पे एंटर कर रहे हो तो इस चीज़ के लिए एश्योर रहो कि आपको एक स्टॉप लॉस लेके ही एंटर करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो चुके हैं। सो इस तरह की तेज़ी के बाद थोड़ा सा अगर बाज़ार हल्का हो जाए या थोड़ा नीचे आने लग जाए तो आपके पास इतना एपेटाइट हो कि आप स्टॉप लॉस से बाहर हो जाओ, अगर आप ट्रेडर हो तो, या बीटीएसटी प्लेयर हो तो। लॉन्ग टर्म है तो ठीक है, आप डिविडेंड आता रहेगा, आप ऐड करते रहो नीचे के लेवल पे, क्योंकि डिविडेंड आता रहेगा, वो अपनी कॉस्ट अपने आप ही फ्री कर देगा शेयरों को। स्पेशली एनएमडीसी,
कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक जो कि पार्शियल प्रॉक्सी PSU है, या IOC, BPCL, HPCL, इनके अच्छे पे आउट्स हैं। सो ये आपके धीरे धीरे कॉस्ट को वैसे ही नीचे ले आएंगे डिविडेंड दे के। सो ये सिचुएशन पे काम करिए, लेकिन इस तरह की तेज़ी जो आई है PSU की, उसमें ऊपर से बहुत सारा माल उतरा है। आपको बता दूं कि PSU का डिफेंस फंड, सबने पैसा उसमें डाला है और डिफेंस स्टोरी सबको प्रोमिनेंट लग रही थी, लेकिन डिफेंस कंपनी और डिफेंस फंड दोनों ऊपरी स्तरों से 20% करेक्ट हो चुका है। चाहे कोई भी हो, इवन जो नया फंड आया मोतीलाल ओसवाल का, वो तो जिस दिन NFO लॉन्च हो उसके अगले दिन चला और उसके बाद से लगातार टूट रहा है। सो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी बहुत महंगे थे शेयर, और सेक्टोरल फंड में यही इशू आता है कि वो एक सेक्टर पे आपका एक्सपोजर, वो सेक्टर चल गया और आप फंस गए तो फंस गए। सो ज़रा ध्यान संभल के काम करिएगा, स्टॉप लॉस साथ काम करिएगा। कंपनियां कोई भी ख़राब नहीं है, बट चले हुए ज़्यादा हैं तो थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा समय के लिए अपना रेंज के अंदर रहेंगे, ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। सर सेल और नालको शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा सकता है? शेख साहब अगेन, कोई भी PSU में आप एंटर करो, स्टॉप लॉस लीजिए तभी एंटर करिए, कोई भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी PSU, बारिंग SBI, ये सब टाइप की कंपनी में तो आप आराम से कितना भी ले लीजिए, लेकिन बारिंग SBI एंड अदर लार्ज कैप PSUs, आप कोल इंडिया, NMDC या नालको इवेंट फॉर अ सेक, इन सब में आप अगर एंटर कर रहे हो तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस लेके चलो। सर मेरे पास एस, जी शिपिंग, भारत बिजली है, कृपया इन तीनों लॉन्ग टर्म राय दिए। देखो सर, तीनों वर्थ होल्डिंग है। शिव साहब, दो एक्शन कंस्ट्रक्शन थोड़ा महंगा है, 40 के मल्टीपल पे है मेरे ख्याल से, थोड़ा मल्टीपल वाइज महंगा है, लेकिन कंपनी में खराबी नहीं है, अच्छे नंबर हैं, सब्सटैंशियल नंबर, सपोर्टिव नंबर्स हैं इसके, और होल्ड भी कर रहे हैं वो नंबर्स को। सो वन, दूसरा जी शिपिंग, इस क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आए थे, ये भी थोड़ा चला है इसलिए हल्का हो सकता है। एंड लाइकवाइज भारत बिजली भी, तीनों कंपनियाँ अच्छी हैं, लेकिन वैल्यूएशन पर थोड़े से महंगे हैं, तो कहीं नीचे मिल जाए तो आप आराम से इसको फर्दर ऐड कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से होल्ड कर सकते हो। बजाज फिनेंस, पॉल साहब देखो, कल एक ट्वीट किया था मैंने कि ये वो कंपनियां जो पिछले कई सालों चली नहीं है, वहीं की वहीं खड़ी हैं। उस पर एक बहुत अच्छा कमेंट आया था किसी भाई साहब का, उन्होंने लिखा था ये सब सबमरीन की तरह काम करते हैं। सबमरीन कैसे काम करता है? सबमरीन सालों साल तक नीचे रहता है समुद्र के, तो सबको लगता है यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं कभी, समुद्र में कुछ है ही नहीं। जो जैसे क्रोकोडाइल काम करता है, सालों सालों पानी के नीचे रहता है, पता नहीं चलता कुछ भी, लेकिन वन फाइन डे उसमें एक स्पाइक आता है और वो सारी चीज़ों को तोड़ ताड़ के ऊपर अपने आप आ जाता है। सो ये सब वैसे ही है, चाहे बजाज फिनेंस हो, चाहे टाइटन हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे TCS हो, चाहे ऑल दोज कंपनीज, एशियन पेंट्स हो, पीडीलाइट हो, दीज आर टू बिग जाइंट्स। लोगों ने बहुत डिबेट करी ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी के। सो अभी बाजार ग्रोथ को पिकअप कर रहा है, ठीक है, बुल मार्केट है, बुल मार्केट में लोग नई नई स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं कि ये भी चलेगा, ये भी हो सकता है, 27 FY 28 FY 29 ऐसे आना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही बुल मार्केट अपने एक ऐसे फेज़ में आता है जहाँ बहुत चीज़ें बहुत एग्रेसिव हो चुकी होती हैं, तब इंसान पहले ढूंढता है वो एवेन्यू जो सेफ़ होते हैं, तो अपना पैसा वहाँ से निकाल के इनमें डालना शुरू करता है। तब ये चलना शुरू होते हैं जब वहाँ ग्रोथ खत्म होने लगती है। सो दीज आर वेरी गुड कंपनीज, आप अगर समय दे सकते हो तो आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। ये 1 साल नहीं चलेंगे, 2 साल नहीं चलेंगे, 3 साल नहीं चलेंगे, शायद 4 साल भी ना चलें, लेकिन जिस दिन ये चलेंगे, ये आपका सारा कैपिटल बराबर करके 13, 14, 15% रिटर्न आपको अपने आप निकाल के दे देंगे। सो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, खोने की भी और पाने की भी। पाने के लिए 15%, 17%, 20% सालाना, और खोने के लिए भी इतना ही, क्योंकि ये मोर और लेस इसी रेंज में चलते रहेंगे, तभी ये म्यूचुअल फंड की NAVs बढ़ाएंगे, क्योंकि लार्ज कैप फंड भी बैठे हैं बाजार में, उनको भी बढ़ना है, और एक लेवल के बाद मिड कैप स्मॉल कैप जब एग्जॉर्बिटेंट महंगे होंगे तब लार्ज कैप ही सस्ते होंगे। सो इनको चलना ज़रूरी है। कहने के लिए ये बात है कि ये 3 साल में चले नहीं है, लेकिन इस ड्यूरेशन में ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं, नए हाई भी बनाते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं। सो नंबर्स आर डिफरेंट थिंग्स, बट अदरवाइज ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, सेफेस्ट बेट है NBFC स्पेस में। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर एस्ट्रल में कब तक एवरेज करें? परितोष सर देखो, अभी तो मत करो, क्योंकि एस्ट्रल भी अमंग बजाज फिनेंस जैसा एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत बड़ी तेज़ी दिखाकर नीचे आ रहा है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर है ये भी, और उस मल्टी बैगर बनने के बाद ये हल्का होना शुरू हुआ है। सो अभी थोड़ा तो ये समय लेगा कूल ऑफ होने में, रेंज में रहने का। जहाँ ये रेंज इसकी थोड़ी सी आपको लगेगी स्टेबल हो चुकी है, अभी इससे ऊपर नीचे आ रहा, नीचे नहीं आ रहा, वहीं खड़ा है, तब आप एंटर कर लेना। देखो ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में कि चीज़ भाग गई मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, या ये चीज़ टूट गई मैं दोबारा
इसे बेच नहीं पाऊँगा। आप दोनों चीज़ें होंगी, जो चीज़ भाग गई है वो दोबारा नीचे मिलेगी और जो चीज़ टूट गई है वो दोबारा ऊपर आ जाएगी। लेकिन दोनों के बीच में एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है टाइम। व्हेन आप इमीडिएटली आज के ट्रिगर को देख के कल फैसला ले लेते हैं कि आज लग रहा है बुल मार्केट तो कल भी चलेगा, आज लग रहा है बियर मार्केट तो कल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ अगर आज नहीं चली है तो उसके पीछे कोई रीज़न है नहीं चलने का, कल तक वो रीज़न सब्सटेंशिएट हो जाएगा, फिर चलना शुरू हो जाएगा। आज कोई चीज़ बहुत चल गई है तो जो तेज़ी है वो कहीं ना कहीं उसकी तेज़ी का ट्रिगर ख़त्म होगा, वहाँ से वो नीचे आ जाएगा। सो ऐसा पैनिक स्टेट नहीं होता मार्केट में। बाय करते टाइम, सेल करते टाइम थोड़ा काम रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जहाँ स्टेबल हो वहाँ एंटर करिए। आपको बस दो ही चीज़ों से एश्योर्ड रहना है, एक क्वालिटी, एक कंसिस्टेंसी। अगर ये दोनों एश्योर्ड हैं तो आप आराम से बने रहिए। ओके सर, सैटिन क्रेडिट केयर 5 का पी एंड बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, कैन आई ऐड लार्ज चंक इन माई करंट क्वांटिटी, ऑल्सो आई हैव कैंपस। देखो गर्ग साहब, एनबीएफसी स्पेस में पी इज़ नॉट द राइट बेंचमार्क। मैंने इसलिए आज जो ट्वीट किया उसमें भी एनबीएफसी और बैंक्स को हटा दिया है, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी के लिए प्राइस टू बुक ज़्यादा बेटर बेंचमार्क होता है। आपको क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण उसमें भी बेटर दिखाई पड़ेगा। सो वैल्यू वाइज तो ये बेटर है, लेकिन इसके बारे में ना अगर आप इतनी कोई भी एनबीएफसी जो जो बड़ी एनबीएफसी नहीं है, मिसाल के तौर पे बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम या श्री राम ट्रांसपोर्ट, इनके ना नंबर्स, कॉन कॉल्स, डिटेल्स बहुत कुछ अवेलेबल होती है मार्केट में, आप पढ़ सकते हो। ये दे आर टू बिग टू फेल वाला सिचुएशन होता है। लेकिन जो छोटे एनबीएफसीज है, जो एक सेक्टर में हैं, किसी एक सेगमेंट में हैं, जैसे आवास हाउसिंग हुआ, 5 स्टार हुआ, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हुआ, इस तरह की एनबीएफसीज में और थोड़ा डिटेल देना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक सेक्टर में है और वो सेक्टर ही ट्रबल में चला गया तो ये सिचुएशन की ख़राब हो जाएगी। किसी एक रीजन में, जैसे बंधन था, बंधन का आसाम में एक्सपोजर था, आसाम में बाढ़ आ गई, उनके इश्यूज़ आ गए। या मुथूट है, उनका मेजरली गोल्ड पे है और साउथ में ज़्यादा कामकाज है और नहीं हो पा रहा है, साउथ में कोई दिक्कत आ रही है तो शायद उनके कामकाज में इशू आएगा। सो इसी तरह से चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से देखिए और फिर कॉल लीजिएगा। वैल्यू को देख के खाली एंटर करना ठीक नहीं होगा, ग्रोथ पार्ट भी इसके अंदर एंटर देख लीजिएगा एक बारी एंटर करने से पहले। और प्राइस टू बुक एंड बाकी जो इनके रिसीवेबल्स हैं, ग्रॉस एनपीएस हैं, एनआईएम्स हैं, इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा एंटर करने से पहले। और बल्क तो किसी भी हाल में अवॉइड ही करिए, क्योंकि ये बाज़ार ऐसा नहीं है जहाँ बल्क में आप डालिए कुछ भी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर, मैंने अपना पोर्टफोलियो 58% गेन पर 3 दिन पहले खाली कर दिया है, पुनः पोर्टफोलियो बनाने की समय कब होगा? देखो प्रकाश साहब, अगर आपने 58% गेन पर पूरा खाली कर दिया है तो ये गलती करी। 58% गेन था, आधा निकाल लेते, कैपिटल निकल गई, आधा आपके पास है, तो आपको ये मलाल नहीं रहता कि अगर बाजार यहाँ से और भाग गया तो मैं क्या करूँगा। अब रही बात, आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो तो अभी भी आप रीवर्क कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे वैल्यू के शेयर बाकी हैं, फार्मा में बाकी हैं, मेटल में बाकी हैं, आईटी में बाकी हैं। इनको आप आइडेंटिफाई करो और उनके हिसाब से थोड़ा 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 लेना शुरू कर दो। जो बहुत महंगे हैं उनके लिए भी आप अवॉइड करो। वो आज नहीं तो, जैसे एग्जांपल देता हूँ, कल नायका के नंबर देख रहे थे, मेरी टीम में मैं और मेरा एक कलीग बैठा हुआ, तो उन्होंने मुझसे बोला बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत चलेगा। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे नंबर आए, नंबर में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन 1000 के मल्टीपल के ऊपर कितने भी अच्छे नंबर कोई स्टॉक दे दे, उसको राइट साइज़ ही है उसकी तेज़ी, क्योंकि 1000 से ऊपर क्या ही जाएगा मल्टीपल। आज नायका का 11 पैसे का ईपीएस था लास्ट क्वार्टर का, लास्ट ईयर का, मैं उसको 22 पैसा भी कर देता हूँ, डबल, कि इस साल वो 22 पैसा ईपीएस करेगा। जो पिछले क्वार्टर का 11 पैसा ईपीएस था, चलो 22 पैसा ईपीएस भी कर देता हूँ, डबल ईपीएस पे, तो भी 850 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा था कल के भाव पर। 850 का मल्टीपल इज़ रेयर, जो कभी देखने को नहीं मिलते। सो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसी दाम पे ही रहेगा। नंबर अच्छे आते रहेंगे, अर्निंग इंप्रूव होती रहेगी, एक फाइंडी ईपीएस बेटर हो जाएगी, शेयर सस्ता होगा, तब बाजार उसको वैल्यू देगा। तब तक के लिए ऐसे ही रेंज में रहेगा। सो तब तक लोगों का पेशेंस भी टूट चुका होगा, वो भी निकल चुका होगा, फंड भी आ चुके होंगे। सो ये प्रोसेस ऐसे चलेगा विद टाइम। लेकिन और वही हुआ, आज खुला भी नायका ऊपर और फिर बाद में धीरे धीरे नीचे आ गया, 2-2.5% ही ऊपर रहा। सो ऐसी सिचुएशंस के लिए आप ये काम करिए कि कहीं भी अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक लिया हुआ जो बहुत महंगा है तो अवॉइड करिए, निकल जाइए, कैपिटल निकाल लीजिए, जो सही लगे आपको वो करिए। लेकिन सस्ते शेयर जो सस्ते मल्टीपल पर हैं, सस्ते वैल्यू पर हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहाँ है वैल्यू, वो आज ट्वीट कर दिया, वहाँ देख लीजिए। NSE 100 की लिस्ट है, तो क्वालिटी को लेकर आप वैसे ही एश्योर्ड है, सारी सारी अच्छी कंपनियाँ उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रल पे बात हो गई, बजाज फाइनेंस भी हो गया,
यस बैंक होल्ड ही कर सकते हो सर, मोमेंटम मिले निकल जाना, और क्या। मतलब ये वैसे भी ये कुछ मोमेंटम पे ही चलने वाले शेयर हैं। हाय सर, ब्लू चिप वर्सेस ETF पर SIP लॉन्ग टर्म बेस्ट। देखो ज़ाला साहब, दोनों का टेस्ट है अपना अपना। मतलब किसी को पनीर टिक्का पसंद है, किसी को दाल मखनी पसंद है। अब क्यों पसंद है वो सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। ETFs के अपने फ़ायदे हैं। ETF के केस में आपको सारे का एक बंच मिल जाता है। मान लीजिए निफ्टी 50 ETF है, तो निफ्टी को रेप्लिकेट करेगा 2% डिविडेंड को लेकर। सो निफ्टी 50 के ETF में पैसा डालती रहिए, जब भी बाजार में बड़ा फॉल आया और पोजीशन और ऐड कर दीजिए, यानी कि बल्क में डाल दीजिए, क्योंकि वो तो धीरे धीरे निफ्टी को रिफ्लेक्टेड कर रहा है। आज नहीं तो निफ्टी कल ऊपर जाएगा, हो जाएगा हिसाब बराबर। स्टॉक के केस में आपको एक बकेट में ही निफ्टी 50 नहीं चाहिए, आप IT चाहते हो तो IT जा सकते हो। लेकिन अगर एक ही बकेट में आप मल्टीपल स्टॉक्स को लेना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास TCS भी हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट्स भी हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास नेटको फार्मा भी हो, और मैं चाहता हूँ मेरे पास टाटा कम्युनिकेशन भी हो, तो ये चारों के SIP में कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास मुझे नहीं जाना निफ्टी 50 में। मैं उस ऐसा ना हो ना कि मैं निफ्टी का IT चले और बैंक टूट जाए, निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है, क्योंकि दोनों की हैवी वेटेज है। बैंक्स में HDFC बैंक टूटे जा रहा है, IT में TCS बढ़े जा रहा है, तो वहीं का ही रहेगा बाजार जब तक रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो दोनों के अपने अपनी चॉइसेस हैं, कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, उसमें डिविडेंड आता है, उसमें नहीं आता है। डिविडेंड अगर आता भी है तो बहुत मिनिस्क्यूल आता है। सो इसीलिए चॉइसेस हैं आपका, लेकिन अपने प्रोज अपने कॉन्स हैं। आप और वो भागता जल्दी है। अब अगर TCS एक तरफा भागता चला गया, आपका एवरेज ख़राब कर देगा। लेकिन ETF में आप आराम से एवरेज मेंटेन कर सकते हो कि वो ऊपर जाएगा तो फिर नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा फिर और पैसा डाल दो, उसको HDFC बैंक नीचे ड्रैग कर लाएगा। सो यहाँ पर एवरेज पावर ऑफ एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर पावर ऑफ एवरेजिंग नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल रिस्क ज़्यादा है। फेल अगर मान लो TCS कल को बंद हो गई, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हो गई तो वहाँ पर वो रिस्क नहीं है। वहाँ आपको HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस कोई ना कोई बचा ही लेगा। यहाँ आप पूरी तरह एक्सपोज्ड हो। सो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपके ऊपर है कि आप क्या पिक करना चाह रहे हो। और सर बहुत फिर से बोल रहा हूँ, बाज़ार में कभी भी ये मत सोचना कि इसने ये किया तो मैं भी ये कर लूँ। नहीं, उसकी चीज़ उसके हिसाब से सही है, आपकी चीज़ आपके हिसाब से सही है। उसका गोल आपका गोल, उसका पैसा आपका पैसा, उसका चॉइसेस जो उसने कैसे कमाया वो पैसा, आपने कैसे कमाया वो पैसा, आप कितने सालों के लिए, वो कितने सालों के लिए, सब अलग होता है। तो आपके स्टॉक भी अलग होंगे, आपके प्रेफरेंसेस भी अलग होंगे, आपका तरीका भी अलग होगा। और कोई तरीका गलत नहीं है, सबके तरीके सही हैं, चाहे आपके हों, चाहे मेरे हों, चाहे किसी के भी हो। सो वट एवर यू फील गुड फॉर योर ओन पोर्टफोलियो, वट एवर यू फील कि ये मेरे निवेश के लिए बढ़िया चीज़ है, ये मुझे सूट कर रहा है, आप वो करिए। किसी एक सुनिए सबको, और जो आपको सही लगे आप वही करिए। चाहे मैं हूँ, मेरी भी ब्लाइंड फोल्डली मत सुनिएगा, बहुत गलतियाँ मैं भी करता हूँ, खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सो बेटर इज़ फाइंड आउट द बेस्ट ऑफ फॉर योर सेल्फ। वरना बूफे लगा है, जो आपका मन कर रहा है खाने का आप वो खाइए, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। मेरे पास टाटा स्टील के 225 शेयर हैं 179 के हिसाब से। अब इसमें क्या करें? होल्ड करिए सर, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जैन साहब। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो थोड़ा नियर टर्म जर्क रहेगा इसमें, क्योंकि आज जो ये फैसला आया है इसमें माना जा रहा है कि शायद टाटा स्टील में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इसका। तो हो सकता है जब तक कंपनी नहीं क्लैरिफाई करेगी तब तक तो ऐसा इम्पैक्ट रहेगा ही। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सुमित सर, 1 करोड़ का कॉर्पस इन नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कितना पर मंथ SIP करना होगा? यार ये इसका कैलकुलेशन होता है, आप SIP कैलकुलेटर करके डाल सकते हो। ICICI ग्रो ये सबका अपना कैलकुलेटर होता है। मोटा मोटा मुझे ये पता है कि अगर आप 3 करोड़ चाह रहे हैं तो शायद 40,000 रुपये की SIP होती है उसमें फॉर 10 ईयर्स। आप ये मैं 6:30 बजे के शो में रोज़ डिस्कस करता हूँ, नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन आप वहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। तो SIP बड़ी लगेगी आपकी, और 12% की इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब 12% का मार्केट का रेट आप प्रेफरेबली मान के चलना। ज़्यादा आ जाए तो आपके लिए अच्छा है ना, जितना सेव हो गया, लेकिन एवरेज आप 12 ही मान के चलना कि बाजार 12 ही देगा। 12 से 13% पिछले 10 साल का रिटर्न है एवरेज निफ्टी का। कोविड के बाद वो बढ़ गया है, लेकिन कुछ दिनों में बाजार उसको एडजस्ट करके 12 कर ही देगा। सो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये 2-3 साल भी अगर बाजार ने ऐसे ही निकाल दिए ना, आराम आराम से लटक लटक के, तो 12 वैसे ही हो जाएगा अपने आप। सो बहुत उम्मीदें मत रखिएगा, 12 से 13% निफ्टी रिटर्न देता है, उतना ही मान के चलिएगा, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर, योर व्यू ऑन एप्टस एंड BKT, द रिजल्ट ऑफ बोथ आर गुड स्टिल फॉलिंग। नहीं, BKT के नंबर खराब थे सर, एप्टस के नंबर मैंने देखे नहीं शाह साहब, लेकिन BKT के नंबर खराब थे। स्टिल BKT इज़ अ वेरी गुड कंपनी। अगर आप कोई अच्छा टायर स्पेस में शेयर ढूंढ रहे हैं तो C8 सबसे ऊपर, देन कम्स BKT एंड देन कम्स JK। ये 3 कंपनियां बहुत अच्छी हैं। MRF भी है, लेकिन वो बहुत महंगा है, इसलिए उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा।
गुड ईयर भी ठीक है डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, बट ये 3 फिर भी आप देख सकते हो। तो बीकेटी मतलब इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज। वो केपेक्स की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से इनके नंबर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वैसे कंपनी ठीक है। एप्टूस भी ठीक कंपनी है, वो मिड कैप मिड हाउसिंग सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है, अच्छा बोर्ड है। बट अगेन ये सारे एनबीएफसीज में वही रिस्क रहता है कि एक सेक्टर में एक्सपोज्ड है, छोटा एनबीएफसी है, 5 स्टार टाइप कोई नंबर ख़राब आ गए किसी दिन तो बाजार बहुत बुरी तरह इनको तोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी पहले टूटे भी हैं, तो इसलिए ज़रा यहाँ पर देख संभल के काम करिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अपोलो टायर ले सकते हैं क्या, 1 साल की व्यू से? सर सीएट ले लो, मंजीत सर ज़्यादा बेटर पोजीशन एटलीस्ट वैल्यू वाइज। आरती इंडस्ट्रीज में एंटर कर सकते हैं 600 के लेवल पर। देखो जयप्रकाश जी, अब रिस्क थोड़ा कम हो गया है, सो एंटर तो किया जा सकता है, पहले कंपैरेटिवली में बेटर सिचुएशन में है, तो आप देख सकते हो अब इसको। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से, इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से मुलाकात होगी अब फ्राइडे को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें, और आप सभी को एडवांस में इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया रहे, आप लोगों का शुभ रहे, एंजॉय करिए इस आज़ादी के पर्व को। इसी के साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।